हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग पिछला क्लास तक क्या देख चुके हैं, तो पिछला क्लास तक हम लोग देख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में हम लोग बहुत सारा प्रकार इसमें देख चुके थे, 4 5 6 प्रकार। इसमें आप लोग का हम होमवर्क कुछ दिए थे। होमवर्क में आप लोग का यही था कि एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन में अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा में क्या था कि ऊष्माक्षेपी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों, इसमें क्या चीज करना था, लिख कर लाना था होमवर्क में। और एक क्वेश्चन और था, उस क्वेश्चन को हम लोग बोले थे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। अगर आप लोग वो 3 का 3 आंसर क्वेश्चन कर लिए हैं तो अच्छा बात है। अगर आप उसको क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग पिछला वीडियो में जाइए और पिछला वीडियो में सारा चीज देख लीजिए। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से फिर से हम एक बार आपको याद करवा देते हैं कि आप लोग का पेन कॉपी लेकर बैठना है, ताकि जो हम पढ़ाएं उसको आप लोग साथ साथ नोट्स करते चलना है, या जब समय दे तो आप लोग का नोट्स करते चलना है। देखो, अब हम लोग का जो नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ना है उस अभिक्रिया का नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज छोटे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो बताओ, कल हम आप लोग के लिखवाए थे अवक्षेप क्या है। तो हम लोग बोले थे ना कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ का प्राप्ति होता है उसी को अवक्षेप कहते हैं। लेकिन आप लोग बताओ अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग साथ साथ लिखना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। जिसके फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया। और इसमें आप लोग अगर एग्जाम्पल देना चाहोगे बाबू, तो इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, तो इसका एग्जाम्पल CuSO4। और इसको अगर हम लोग फेरस से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, FuSO4 और प्लस में Cu। और ये जो Cu है वो क्या चीज हो गया, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। तो देखो, ये जो क्रिया कहलाया, ये जो समीकरण कहलाया, ये कौन सा अभिक्रिया कहलाया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाया। इस तरह से एक और हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इसका एक और एग्जाम्पल है NaCl प्लस का क्या है, AgSO4, AgNO3, क्या लिख सकते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और ये अभिक्रिया करता है बाबू तो बनाता है क्या चीज, तो हम लोग का बनाता है NaNO3 और प्लस में क्या बनाता है, AgCl। और ये जो AgCl है वो क्या चीज करता है, अवक्षेप के रूप में मिलता है। तो ये जो क्रिया कहलाया, क्या सा क्रिया कहलाया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाया। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आई। अगर यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया ना, तो एक और लास्ट अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे क्या चीज बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है इसको आप लोग समझिएगा। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया है ना, इसमें क्या होता है कि अपचयन और उपचयन दोनों होता है। मतलब बोल सकते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है।
लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया को जानने से पहले आप लोग का क्या जानना होगा, तो ऑक्सीकरण जानना होगा और अपकरण जानना होगा। लेकिन आगे सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन देते हैं, उसका बाद हम लोग किसका डिफिनेशन देंगे, तो अपकरण का और उपचयन का। तो देखना बाबू, अगर हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन देते हैं ना, तो लिख सकते हैं ना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन या इसी को हम लोग बोलते हैं अपकरण तथा उपचयन और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। का चीज बोलते हैं छोटे, ऑक्सीकरण। उपचयन तथा या ऑक्सीकरण दोनों संपन्न होते हैं, दोनों संपन्न होता है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल के लिए आप लोग का थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना, तो इसका आगे डिफिनेशन देख लेते हैं, दोनों का प्रकार देखते हैं, उसका बाद एग्जांपल देखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन कौन सा अभिक्रिया भाग ले रहा था, तो अपचयन या अपकरण अभिक्रिया भाग ले रहा था, और दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, अगर आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन का या रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल देखते हैं, तो आप लोग पेज नंबर कितना खोलो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 14, और पेज नंबर 14 में देखोगे ना बाबू, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया गया है कि एक कॉपर है, क्या चीज है, कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 है, और इसको पर क्या दिया जा रहा है, ताप दिया जा रहा है, अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो इसका फल स्वरूप बन रहा है कॉपर, और साथ ही साथ बन रहा है H2O। ठीक, अब इसमें आप लोग का पहचानना, देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है ना, कि अपचयन अभिक्रिया हो रहा है और उपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है। अगर हम लोग इसमें देखना है कि अपचयन अभिक्रिया किस में हो रहा है और उपचयन अभिक्रिया किस में हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा आप लोग वेट करो, हम लोग ये अपचयन अभिक्रिया का और उपचयन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखते हैं, उसका बाद ये वाला एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। तो इसका एक जो हम बोले ना, कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन या इसी का एक और नाम क्या चाहिए बाबू, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन के वृद्धि तथा हाइड्रोजन के कमी होता है, ऑक्सीजन के वृद्धि तथा हाइड्रोजन के कमी होता है, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलेंगे बाबू, तो उसे हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या चीज बोलेंगे, अपचयन। अच्छा, अपचयन नहीं, उपचयन अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम क्या चीज है, तो इसका एक और नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे में देखो बाबू, ये कॉपर है, और कॉपर में क्या हो रहा है ना कि अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो बताओ यहाँ पर अभी कॉपर में ऑक्सीजन का मात्रा था, नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो बताओ यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है कि नहीं, हाँ ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग इसको कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं,
उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आप लोग का डिफिनेशन आएगा कि उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होता है। इसका एक और हम पॉइंट बताए थे कि इस रिडॉक्स अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया संपन्न होता है जिसका नाम है अपचयन। का चीज नाम है बाबू? अपचयन। या अपचयन का एक और नाम क्या चीज है? अवकरण। का चीज नाम है बाबू? अवकरण अभिक्रिया। अपचयन या अपकरण अभिक्रिया क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है या हार्स होता है। ठीक, तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या चीज लिखेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हार्स होता है। हार्स बोले तो बाबू, हार्स बोले तो कमी होता है। यहाँ में हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है? कमी होता है। अगर इसमें बोलने ना तो यहाँ में करके लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, लेकिन नहीं लिखते हैं, बुक में नहीं लिखा है एनसीईआरटी में। हम ऊपर लिख दिए, ये थोड़ा 11 का कॉन्सेप्ट है तो आप लोग संभाल लेना। ठीक, तो क्या चीज का हार्स होता है? ऑक्सीजन का हार्स होता है, कमी होता है, तो उसे हम लोग का चीज कहते हैं बाबू? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया? और अगर अपचयन या अपकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम लोग लिखना स्टार्ट करें तो देखना छोटे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? तो इसमें ऑक्सीजन का कमी ना, तो जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड है और इसमें अभिक्रिया हुआ, तो देखो कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया। तो देखो यहाँ पर कॉपर में क्या चीज है? ऑक्सीजन की कमी हुई है कि ना? ऑक्सीजन का कमी हुआ है। तो देखो ये क्या चीज कहलाया? ये कहलाया अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर देखो छोटे, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, तो इसलिए क्या कहलाया? अवकरण उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये बात आप लोग के समझ में आया? अगर बात समझ में आया ना तो आप लोग अब रिडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन और साथ ही साथ एग्जाम्पल बहुत अच्छा से समझ सकते हो। बताओ छोटू, आप लोग का सामने क्या लिखा हुआ है बाबू? तो एक प्रकार का एग्जाम्पल लिखा हुआ है और इसमें आप लोग का क्या पता करना है कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपकरण हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या चीज था छोटे? यहाँ था, आप लोग ध्यान देना, ग्रीन पेन से दिखाते हैं। यहाँ पर था कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन था। लेकिन जब यहाँ गया बाबू तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हुआ? कमी हुआ। जब ऑक्सीजन के कमी हुआ तो बताओ ऑक्सीजन का कमी होगा, हार्स होगा, तो अपचयन अभिक्रिया या अपकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। ठीक, समझे बात को? अब यहाँ पे तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन देखो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है बाबू? कि ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन हाइड्रोजन में अब कौन जुड़ रहा है? कौन जुड़ रहा है बाबू? किसका वृद्धि हो रहा है? तो इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। और जब हम बताएं आप लोग के कि अगर ऑक्सीजन के वृद्धि होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो वो क्या चीज में जाएगा बाबू? अपचयन में जाएगा कि उपचयन में जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा कि सर यह उपचयन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इतना बात आप लोग के समझ में आया? तो देखो छोटे, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है? खत्म होता है। बढ़िया। इस तरह से अगर आप लोग का पहचानने के लिए आ जाएगा तो आप लोग पहचान लोगे ना कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपकरण हो रहा है। तो आप लोग का माइंड में सिर्फ ओनली वन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जहां ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो वहां पे अपकरण होगा कि ऑक्सीकरण होगा? ऑक्सीकरण होगा।
और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगा वहां क्या चीज होगा, अवकरण होगा। और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है। तो यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया बाबू। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जितना भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार था उस सारा का सारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग का जो एनसीईआरटी का पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है विकृत गंधिता। क्या चीज नाम है बाबू, विकृत गंधिता। अब यहां से याद रखना है ना कि विकृत गंधिता क्या है। अब विकृत गंधिता क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्या होकर ऑक्सीकृत कर गंध युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, तेल या वसा युक्त खाद्य, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत कर गंधयुक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है, खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो उस खाद्य पदार्थ या उसे क्या चीज कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आ गया कि जो वसा और तेल से बना रहेगा ना खाद्य पदार्थ को, अगर उसको हम लोग लंबा समय तक के लिए या कम समय के लिए भी ऑक्सीजन में छोड़ेंगे ना, थोड़ा सा ज्यादा समय होना चाहिए, तो क्या करता है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत कर लेता है और फिर उसको क्या कर देता है कि वह जो खाद्य पदार्थ होता है ना वो गंध युक्त हो जाता है, स्मेल देने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा, विकृत गंधिता से किसी भी खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने का क्या उपाय है। अच्छा, विकृत गंधिता बोले ना तो हम लोग बोल सकते हैं भोजन को बासी होने से बचाने का क्या उपाय है। तो अगर यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन को आएगा ना कि भोजन को बासी होने से बचाने का उपाय को बताएं, तो आप लोग क्या बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, भोजन के बासी या हम लोग लिख सकते हैं खराब होने से बचाने का उपाय। ठीक, अब देखना आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कौन कौन सा उपाय है। पहला क्या है, तो पहला में हम लोग बोल सकते हैं ना कि भोजन को हम लोग फ्रिज में रखकर बचा सकते हैं, बासी होने से बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। तो पहला क्या है, फ्रिज में रखकर, क्या चीज में रखकर, फ्रिज में रखकर। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भोजन को वायुरोधी बर्तन में रखकर, मतलब वैसा बर्तन में रखा जाए जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए और उसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाए। तो दूसरा क्या है, तो दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं वायुरोधी बर्तन में रखकर, दूसरा क्या चाहिए बाबू, वायुरोधी बर्तन में रखकर। अच्छा, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं ना कि उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाकर, क्या चीज मिलाकर,
नाइट्रोजन गैस मिलाकर। तो हम लोग तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं नाइट्रोजन गैस मिलाकर अगर हम लोग किसी भी भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं तो हम लोग का जो भोजन होता है ना वो गंध युक्त होने से बचता है। और चौथा उपाय क्या है? तो चौथा उपाय में हम लोग लिख सकते हैं ना कि उसमें एंटीओनिडेंट एक प्रकार का पाउडर आता है। अगर उस पाउडर को हम लोग भोजन में मिलाते हैं तो भोजन को खराब होने से हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं चौथा में एंटीओनिडेंट पाउडर मिलाकर। तो इस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन क्या चीज होता है? बनता है कि बताओ भोजन को बासी होने से या खराब होने से बचाने का उपाय कितना है? तो 4 लिख सकते हैं। पहला फ्रिज में रखकर, दूसरा वायुरोधी बर्तन में रखकर, तीसरा में नाइट्रोजन गैस मिलाकर और चौथा में एंटीओनिडेंट पाउडर मिलाकर। अच्छा, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बोलता है जो आप लोग का जाइएगा क्वेश्चन आंसर में, प्रश्न वाली में या अभ्यास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना बाबू कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो देखो इस क्वेश्चन को हम इस जगह पे करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका बाद इसका आंसर लिख देते हैं। देखो छोटे, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक, और हम आप लोग के बोले थे कि हम जो भी पढ़ाएंगे साइंस में वो एनसीईआरटी बेस पढ़ाएंगे और मेरा नोट्स इनफ है, इतना याद रखना। तो क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को हम लोग लिख सकते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखो क्वेश्चन क्या है बाबू कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? या इस टाइप से भी आ सकता है ना कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है क्यों? तो अगर इस टाइप से आंसर, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का आंसर क्या लिखना है? तो आप लोग का आंसर लिखना है ना कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के अपेक्षा नाइट्रोजन से कम गति से अभिक्रिया करता है जिसके कारण खाद्य पदार्थ
जिसके कारण खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थ खराब होने से, खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने से बचता है या खराब होने से बचता है। इसी गुण के कारण तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन गैस से या नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तो ये था आप लोग का NCERT क्वेश्चन कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्यों? तो तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन से जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ है ना, बहुत कम गति से अभिक्रिया करता है। किसका अपेक्षा? ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो जिससे क्या होता है कि भोजन खराब होने से बचता है। इसी गुण के कारण हम लोग क्या करते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ से जो बना रहता है ना, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। और पता है आप लोग चिप्स का, कुरकुरे का जो देखते होंगे ना पैकेट, तो उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा रहता है? क्योंकि उसमें जो खाद्य पदार्थ है वो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, ठीक। लेकिन कुछ समय बाद नाइट्रोजन गैस का भी इफेक्ट उससे क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए उसका देखोगे ना तो 3 महीना पे और 6 महीना वो अपना लिखा हुआ रहता है प्रिस्क्रिप्शन में कि इसका डेट एक्सपायरी डेट रहता है, मतलब उस डेट पार कर गया तो आप लोग का उसको खाना नहीं है। तो अगर यहां तक आप लोग लिख लिए हैं तो इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट करो और उसका बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है छोटे? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का पढ़ना है बाबू संक्षारण। क्या पढ़ना है? संक्षारण। अब देखो इस संक्षारण क्या है, आप लोग का दिखाई पड़ रहा होगा ना, तो हम तो बोले हैं ना कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो। संक्षारण क्या है? तो संक्षारण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी लोहा से बना धातु को क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर लंबे समय तक छोड़ा जाता है ना, तो वह ऑक्सीजन से मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन को और जलवाष्प के सहायता से क्या करता है, अपने ऊपर एक हल्का लाल भूरे रंग का परत जमा लेता है। जो उस परत के कारण ही क्या होता है कि लोहा के धातु होता है ना, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण, या इसी को हम लोग बोलते हैं जंग को लगना। तो अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि संक्षारण किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब लोहे के धातु को धातु को लंबे समय तक खुले वातावरण में जब लोहे के धातु को लंबे समय तक खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और
जल वाष्प, जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और जल वाष्प के सहायता से अपने ऊपर या लोहे के ऊपर अपने ऊपर हल्का भूरे रंग का लाल परत का हल्का भूरे रंग का लाल परत का निर्माण कर लेता है तथा धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देता है। धीरे धीरे नष्ट होना क्या कर देता है? शुरू कर देता है या शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या चीज कहते हैं बाबू? तो इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या चीज कहते हैं बाबू? संक्षारण कहते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ना कि आप लोग बताओ कि संक्षारण के लिए दो आवश्यक शर्त क्या है? तो देखो, संक्षारण के लिए दो आवश्यक शर्त क्या चीज बताएं? ऑक्सीजन और जल वाष्प। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं? लिख सकते हैं पॉइंट में कि संक्षारण के लिए दो आवश्यक शर्त कौन कौन है? आवश्यक शर्त निम्न है लिख देते हैं, निम्न है। और इसमें पहला क्या होगा बाबू? तो इसका पहला होगा ऑक्सीजन। क्या चीज होगा? ऑक्सीजन। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जल वाष्प। क्या चीज होगा बाबू? जल वाष्प। तो लो, संक्षारण के लिए दो आवश्यक शर्त कौन कौन है? तो संक्षारण के लिए दो आवश्यक शर्त ऑक्सीजन है और एक क्या है? जल वाष्प है। तो आप लोग का आशा करते हैं कि संक्षारण भी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम लोग का जो लास्ट पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ। तो दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू कर देता है वो दहनशील पदार्थ है। और अदहनशील पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलना शुरू नहीं करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है? तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का लिखना है दहनशील पदार्थ। अब देखो, दहनशील पदार्थ क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलना शुरू कर देता है। तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू? हम लोग उसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताओ दहनशील पदार्थ का एग्जाम्पल क्या चीज लिख सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बाबू क्या चीज?
तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कोयला। बताओ, कोयला है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या चीज करना शुरू कर देता है, जलना। इसका बाद हम लोग लिख सकते हैं लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। और हम लोग इत्यादि भी कर सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा पदार्थ है ना जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या चीज शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है इसका आगे, वो जो पॉइंट है वो क्या चीज है, अदहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ। अब देखो अदहनशील पदार्थ क्या है, तो आप लोग का यहीं से डिफिनेशन के बारे में पता चल रहा होगा। दहनशील जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू करता है, अदहनशील जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू नहीं करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलना शुरू नहीं करता है, जलना शुरू नहीं करता है, नहीं करता है, तो उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं बाबू, अदहनशील पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग मिट्टी लिख सकते हो, ईंट लिख सकते हो, इत्यादि कर सकते हो। तो लो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बाबू, मिट्टी। क्या मिट्टी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू करेगा, नहीं। क्या ईंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू करेगा, नहीं। इस तरह से आप लोग और बहुत सारा एग्जाम्पल खुद से सोच सकते हो और लिख सकते हो। अब ज्वलन ताप, एक जो आता है पॉइंट वो आता है ज्वलन ताप। तो हम लोग इसका भी डिफिनेशन लिखते हैं, उसका बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्या होता है ज्वलन ताप। अच्छा, ज्वलन ताप क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई ज्वलनशील पदार्थ जलना शुरू कर देता है, या कोई दहनशील पदार्थ क्या चीज कर देता है, जलना शुरू कर देता है। तो लो लिखो, जिस न्यूनतम ताप पर कोई दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, जिस न्यूनतम ताप पर कोई दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ क्या चीज शुरू कर देता है बाबू, जलना शुरू कर देता है, शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है, तो उसे या तो उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। तो उसे हम लोग क्या चीज बोलेंगे, ज्वलन ताप कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं छोटे, ज्वलन ताप कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देगा, तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप क्या कहलाएगा, जिस न्यूनतम ताप पर वह जलना शुरू करेगा। तो देखो इस तरह से हम लोग क्या चीज पढ़ लें, दहनशील, अदहनशील और ज्वलनशील। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इसमें आप लोग का फायदा यही होने वाला है कि चैप्टर क्या चीज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट नहीं किया आप लोग, तो इसको स्क्रीनशॉट करो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं बाबू। और आज का सेकंड लास्ट जो पॉइंट है ना इस चैप्टर का, इसका है हेडिंग क्या चीज होगा, तो दहन होगा। क्या चीज होगा बाबू, दहन। दहन क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दहन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्या चीज होता है बाबू, दहन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है,
जिसमें कोई दहनशील पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, यह एक वैसा लिखते हैं, यह एक वैसा रासायनिक परिवर्तन है, यह एक वैसा रासायनिक परिवर्तन, यह एक वैसा रासायनिक परिवर्तन है जिसके अंतर्गत कोई दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे क्या चीज कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को लिख सकते हैं, तो उस प्रक्रिया को दहन कहते हैं, यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई। मतलब हम क्या बोले कि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जिसके अंतर्गत कोई भी दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या चीज जलकर क्या चीज उत्पन्न करता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखें बाबू, तो देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या चीज उत्पन्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न करेगा और प्लस में क्या चीज उत्पन्न करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो ये हो गया दहन का रिएक्शन। इसी तरह से सल्फर, अगर सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, प्लस में ऊष्मा उत्पन्न करेगा, प्लस में प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से आप लोग दहन का डिफिनेशन देख लिए और दहन का क्या चीज देख लिए छोटे, तो एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ज्वाला क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं वैसा दहनशील पदार्थ जो क्या चीज करता है, जो ज्वाला उत्पन्न करता है, साथ ही साथ उसको गर्म होने पर क्या चीज देता है, वाष्प उत्पन्न करता है। क्या चीज देता है बाबू, वाष्प का निर्माण करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, ज्वाला। अच्छा, ज्वाला का डिफिनेशन क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा दहनशील पदार्थ जो ज्वाला उत्पन्न करता है तथा गर्म होने पर वाष्प का निर्माण करता है, तथा गर्म होने पर किसका निर्माण करता है छोटू, वाष्प का निर्माण करता है। तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, करता है, तो उसे क्या चीज बोलते हैं बाबू, ज्वाला कहते हैं। अब आप लोग याद रखना ना कि अगर कोई ज्वाला पूर्ण रूप से जलता है तो उसका जो रंग होता है ना ज्वाला का,
उसका रंग नीला होता है। और अगर कोई ज्वाला अपूर्ण रूप से जलता है तो उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्ण दहन के उपस्थित स्थिति में, पॉइंट में लिख लो, पूर्ण दहन के स्थिति में ज्वाला का रंग नीला होता है, नीला होता है। मतलब अगर पूर्ण रूप से दहन होगा, जलेगा, तो उसका रंग कैसा होगा? नीला। और हम लोग लिख सकते हैं कि अपूर्ण दहन के स्थिति में ज्वाला का रंग कैसा होता है? ज्वाला का रंग पीला होता है। कैसा होता है बाबू? पीला होता है। तो यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आई। मतलब अपूर्ण दहन के स्थिति में ज्वाला का रंग पीला होता है और पूर्ण दहन के स्थिति में ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला होता है। अगर यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आई तो आज का लास्ट पॉइंट, और आज का लास्ट पॉइंट क्या चाहिए? इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है बाबू? तो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या चीज नाम है बाबू? एलपीजी, द्रवीभूत न तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिखते हैं, एलपीजी। अगर इंग्लिश में लिखें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी को हम लोग बोलते हैं द्रवीभूत। लिख देते हैं, हिंदी नाम भी लिख देते हैं, द्रवीभूत द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक। अब यहां से एक पॉइंट बनता है ना कि ये जो एलपीजी है या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है, ये किससे बना होता है? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मिश्रण होता है मीथेन, ब्यूटेन और क्या चीज होता है बाबू? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं? मीथेन का सूत्र होता है CH4। उसका बाद क्या होता है बाबू? ब्यूटेन। और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। उसका बाद क्या चीज होता है बाबू? प्रोपेन। और प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन के समांग मिश्रण से किसका निर्माण होता है? समांग मिश्रण को या मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीजी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बाबू? एलपीजी कहते हैं। अच्छा, आप लोग बस इतना याद रखना ने कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है, उसमें किसका मिश्रण होता है? मीथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का। अब इसका जो मुख्य अवयव है इस एलपीजी का, तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट में कि एलपीजी का मुख्य अवयव एलिमेंट, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, किसको कहा जाता है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन को कहा जाता है। कौन है बाबू? ब्यूटेन है। उसका बाद आप लोग एक बात और याद रखना कि एलपीजी में क्या होता है ना कि गैस लीक होता है ना, रिसाव होता है ना, तो एक स्मेल मिलता, सुंघाई पड़ता। सूंघोगे ना, स्मेल करोगे ना, तो एक मतलब गंध जैसा, गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एलपीजी में एक अलग से गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है जिसको नाम है एथिल मरकैप्टन। क्या चीज नाम है? एथिल मरकैप्टन। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि एलपीजी में एक
गंधयुक्त पदार्थ एथिल मरकैप्टन जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH को मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन C2H5SH को मिलाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग का चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। जो हम लोग का चैप्टर था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो आप लोग का बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स क्वेश्चन देकर जाएगा, तो बिहार बोर्ड में आप लोग का 8 मार्क्स क्वेश्चन देकर जाएगा। तो हम लोग का ये चैप्टर खत्म। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक, तो इसमें इतना ही था। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। बाकी बात आप लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना। अगर डॉट होगा तो कमेंट में डॉट को लिखना। उस डॉट को क्या किया जाएगा कि उसको क्लियर डॉट को बनाकर वीडियो बनाकर आप लोग का टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है और वहां पे आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इसमें इतना ही। इस तरह से आप लोग का बहुत अच्छा से चैप्टर हो गया क्लियर। अगर आप लोग का चैप्टर अच्छा लगा हो, ठीक, तो आप लोग वीडियो को क्या कर सकते हैं, अपना क्लासमेट में अपने छोटे भाई बहन के पास शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग का जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा फिजिक्स का वीडियो, ठीक, चैप्टर 1 का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।